नमस्कार साथियों। आज का यह व्याख्यान भारतीय राजनीतिक चिंतन के विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। मैं पिछले 10 वर्षों से भारतीय राजनीतिक चिंतन विषय से संबंधित प्रश्न पत्र का अध्यापन कराता हूँ और इस दौरान मैंने अनुभव किया कि बहुत से विद्यार्थियों के प्रश्न होते हैं जो जीवन, सृष्टि और दर्शन से जुड़े होते हैं। उनकी हजारों संकल्पनाओं, शंकाओं और भ्रम को दूर करने में यह व्याख्यान गागर में सागर की तरह एक छोटी सी बूंद के जैसे है। फिर भी यह एक शुरुआत है जिसके माध्यम से वो भारतीय चिंतन को मौलिक स्वरूप में समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि वह कितना प्रामाणिक, प्राचीन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला है। आज के इस व्याख्यान में हम प्राचीन भारतीय विद्वानों के बीच हुए संवाद को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसे सुनकर और पढ़कर आप अपनी प्रज्ञा का उचित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यवन राजा मीनांदर और बौद्ध दार्शनिक नागसेन के बीच का ये संवाद है। हालांकि पाली भाषा में लिखित पुस्तक मिलिंदपन है, मिलिंद के प्रश्न के नाम से प्रचलित है, जो एक बड़ा ही प्रामाणिक और विस्तृत दार्शनिक ग्रंथ है। एक छोटा सा संवाद इस व्याख्यान में आपके लिए लेकर आया हूँ। आइए इस व्याख्यान को बड़े ध्यान से सुने तो आपको महसूस होगा कि भारतीय चिंतन अथवा दर्शन है क्या। सबसे पहले राजा मीनांदर ने बौद्ध दर्शन से संबंधित अनात्मवाद की परीक्षा करनी चाहिए। उसने पूछा, वह नागसेन से संवाद करता है। आइए हम भी संवाद को देखते हैं। भंते स्वामिन, आप किस नाम से जाने जाते हैं? नागसेन से यह मीनांदर प्रश्न पूछता है। मीनांदर को नागसेन उत्तर देते हुए कहते हैं, नागसेन नाम से मुझे पुकारते हैं, किंतु यह केवल व्यवहार के लिए संज्ञा भर है, क्योंकि यथार्थ में ऐसा कोई पुरुष यानी कि आत्मा नहीं है। राजा कहते हैं, भंते, यदि एक पुरुष नहीं है तो कौन आपको वस्त्र, भोजन देता है? कौन उसको भोग करता है? कौन शील यानी सदाचार की रक्षा करता है? कौन ध्यान का अभ्यास करता है? कौन आर्य मार्ग के फल निर्वाण का साक्षात्कार करता है? यदि ऐसी बात है तो न पाप है और न पुण्य, न पाप और पुण्य का कोई करने वाला है, न कराने वाला है, न पाप और पुण्य के फल होते हैं। यदि आपको कोई मार डाले तो किसी का मारना नहीं हुआ। फिर नागसेन क्या है? क्या ये केस नागसेन है? नहीं महाराज, ये रोए नागसेन है। नहीं महाराज, ये नख, दांत, चमड़ा, मांस, स्नायु, हड्डी, मज्जा, वुक, हृदय, यकृत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फुस, आंत, पतली आंत, पेट, पाखाना, पित्त, कफ, पीप, लोहू, पसीना, मेद, आंसू, चर्बी, राल, नासामल, कर्णमल, मस्तिष्क नागसेन है। आपको लग रहा होगा विद्यार्थियों कि सर ये क्या बता रहे हैं, परंतु ये बहुत ही ध्यान से और धैर्यपूर्वक सुनने वाला व्याख्यान है और इस व्याख्यान के अंत में आपको यह महसूस होगा कि व्याख्यान का सार क्या है। इसलिए सबसे पहले इसे धैर्यपूर्वक सुनेंगे और पढ़ेंगे तो ही समझ सकते हैं। भले ही इस समय दुनिया 2020 मैच की तरह हो गई हो, जीवन को 2020 मैच बना लिया हो,
पर ज्ञान के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए अपने इस व्याख्यान को जारी रखें। नागसेन कहते नहीं महाराज, तब क्या रूप, भौतिक तत्व, वेदना, संज्ञा, संस्कार या विज्ञान नागसेन है? राजा कहते हैं नहीं महाराज, तो क्या रूप, विज्ञान, पांचों स्कंद सभी एक साथ नागसेन हैं? नहीं महाराज, तो क्या रूप आदि से भिन्न कोई नागसेन है? नहीं महाराज। भंते, मैं आपसे पूछते पूछते थक गया, किंतु नागसेन क्या है इसका पता नहीं लग सका। तो क्या नागसेन केवल शब्द मात्र है? आखिरकार नागसेन कौन है? महाराज, क्या आप पैदल चलकर यहाँ आए या किसी सवारी पर आए? भंते, मैं रथ पर आया। महाराज, मुझे बताइए कि आपका रथ कहाँ है? क्या हरीश ईसा रथ है? नहीं भंते। क्या अक्षरथ है? नहीं भंते। अब नागसेन कह रहे हैं और राजा इसका जवाब दे रहा है। क्या चक्के रथ हैं? नहीं भंते। क्या रथ का पंजर, रस्सियां, लगाम, चाबुक रथ हैं? नहीं भंते। महाराज, क्या हरीश आदि सभी एक साथ रथ हैं? नहीं भंते। महाराज, क्या हरीश आदि के परे कहीं रथ हैं? नहीं भंते। महाराज, मैं आपसे पूछते पूछते थक गया, किंतु ये पता नहीं लगा कि रथ कहाँ है। क्या रथ केवल एक शब्द मात्र है? क्या रथ केवल एक शब्द मात्र है? आखिर रथ है क्या? आप झूठ बोलते हैं कि रथ नहीं है महाराज। जम्बूद्वीप यानी भारत के आप सबसे बड़े राजा हैं, भला किस से डरकर आप झूठ बोलते हैं? ये संवाद चल रहा है। बनते, आप झूठ, बनते नागसेन, मैं झूठ नहीं बोलता। हरीश आदि रथ के अवयवों के आधार पर केवल व्यवहार के लिए रथ ऐसा एक नाम बोला जाता है। महाराज, बहुत ठीक, आपने जान लिया कि रथ क्या है। इसी तरह मेरे केस आदि के आधार पर केवल व्यवहार के लिए नागसेन ऐसा एक नाम बोला जाता है, परंतु परमार्थ में नागसेन कोई एक पुरुष विद्यमान नहीं है। भिक्षुणी वज्रा ने भगवान के सामने इसीलिए कहा था, जैसे अवयवों के आधार पर रथ संज्ञा होती है, उसी तरह रूप आदि स्कंदों के होने से एक सत्व यानी जीव समझा जाता है। महाराज, जान लेना विज्ञान की पहचान है। ठीक से समझ लेना प्रज्ञा की पहचान है। और जीव ऐसी कोई चीज नहीं है, यानी कि जिसको आत्मा हम कहते हैं। बनते, यदि जीव कोई चीज नहीं है तो हम लोगों में वह क्या है जो आँख से रूपों को देखता है, कान से शब्दों को सुनता है, नाक से गंधों को सूंघता है, जीभ से स्वाद को चखता है और शरीर से स्पर्श करता है और मन से धर्मों को जानता है। महाराज, यदि शरीर से भिन्न कोई जीव है तो वह लोगों के भीतर आंख से रूप को देखता है। तो आंख निकाल लेने पर बड़े छेद से उसे और भी अच्छी तरह देखना चाहिए, कान काट देने पर बड़े छेद से उसे और भी अच्छी तरह सुनना चाहिए, नाक काट देने पर उसे और भी अच्छी तरह से सूंघना चाहिए, जीभ काट देने पर और भी अच्छी तरह स्वाद लेना चाहिए और शरीर को काट देने पर उसे और अच्छी तरह स्पर्श करना चाहिए। महाराज कहते नहीं बनती, ऐसी बात नहीं है। महाराज, तो हम लोगों के भीतर कोई जीव भी नहीं है। ये उन बच्चों के लिए जो बार बार आत्मा का प्रश्न करते हैं, परमात्मा की बात कहते हैं, आत्मा परमात्मा के जंजाल में फंसे हुए हैं, उनके लिए कर्म या पुनर्जन्म, आत्मा के न मानने पर किए गए भले बुरे कर्मों की जिम्मेदारी तथा उसके अनुसार परलोक में दुख सुख भोगना कैसे होगा, मीनांदर ने इसकी चर्चा चलाते हुए कहा। भंति, कौन जन्म ग्रहण करता है? महाराज, नाम यानी विज्ञान और रूप संज्ञा। क्या यही नाम है रूप जन्म ग्रहण करता है?
महाराज, यही नाम और रूप जन्म नहीं ग्रहण करता। मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य करता है। उस कर्म के करने से दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है। भंते, तब तो पहला नाम और रूप अपने कर्मों से मुक्त हो गया। महाराज, यदि फिर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो मुक्त हो गया। ध्यान से सुनिए, किंतु चूंकि वह फिर भी जन्म ग्रहण करता है इसलिए मुक्त नहीं हुआ है। इसको कहते हैं मोक्ष की स्थिति। उपमा देकर समझाएं, राजा ने कहा। मीनांदर ने कहा, आम की चोरी के उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। कोई आदमी किसी का आम चुरा ले, उसे आम का मालिक पकड़कर राजा के पास ले जाए। राजन, इसने मेरा आम चुराया है। इस पर वह चोर ऐसा कहे, नहीं, मैंने इसके आमों को नहीं चुराया है। इसने जो आम लगाया था वह दूसरा आम था और मैंने जो आम लिए वे दूसरे हैं। महाराज, अब आप बताइए कि उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं। राजा कहते हैं, सजा मिलनी चाहिए। सो क्या? भंते, वह ऐसा भले ही कहे, किंतु पहले आम को छोड़ दूसरे ही को चुराने के लिए उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। राजा कह रहे हैं कि पहले आम नहीं, उसने दूसरा आम चुराया है, दूसरा आम चुराया, इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। महाराज, इस तरह मनुष्य इस नाम और रूप से पाप या पुण्य करता है। उन कर्मों से दूसरा नाम और रूप जन्म लेता है, इसीलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ है। आग का प्रवास। महाराज, दूसरा उदाहरण देते हुए नागसेन कहते हैं, कोई आदमी जाड़े में आग जलाकर तापे और उसे बिना बुझाए छोड़कर चला जाए। वह आग किसी दूसरे आदमी के खेत को जला दे और उसे पकड़कर राजा के पास ले जाने पर वह आदमी बोले, मैंने इस खेत को नहीं जलाया, वह दूसरी ही आग थी जिसे मैंने जलाया था और वह दूसरी है जिससे खेत जला। मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। महाराज, उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं? राजा कहते, मिलनी चाहिए। उसी की जलाई हुई आग ने आगे बढ़ते बढ़ते खेत को भी जला दिया। तीसरा उदाहरण, दीपक से आग का लगना। महाराज, कोई आदमी दिया लेकर अपने घर के ऊपर छत पर जाए और भोजन करे। वह दिया जलता हुआ कुछ तिनकों में लग जाए, तिनके घर को आग लगा दें, घर सारे गांव को आग लगा दे। गांव वाले उस आदमी को पकड़ कर कहें, तुमने गांव में क्यों आग लगाई? इस पर वह कहे, मैंने गांव में आग नहीं लगाई, उस दिए की आग दूसरी थी जिसकी रोशनी में मैंने भोजन किया था, और वह आग दूसरी थी जिसने गांव को जलाया। इस तरह आपस में झगड़ा करते रहें। यदि वे आपके पास आवें तो महाराज आप किधर फैसला देंगे? भंते, गांव वालों की ओर। महाराज, इस तरह यद्यपि मृत्यु के साथ एक नाम और रूप का लय होता है और जन्म के साथ दूसरा नाम और रूप उठ खड़ा होता है, किंतु यह भी उसी से होता है, उससे पृथक नहीं, इसलिए वह अपने कर्मों से मुक्त नहीं हुआ। इसके आगे, महाराज, कोई आदमी रुपया दे एक छोटी सी लड़की से विवाह कर ले। पांचवा उदाहरण, कहीं दूर चला जाए, कुछ दिनों के बाद वह बढ़कर जवान हो जाए, तब कोई दूसरा आदमी रुपया देकर उससे विवाह कर ले। इसके बाद पहला आदमी आकर कहे, तुमने मेरी स्त्री को क्यों निकाल लिया? इस पर वह ऐसा जवाब दे, मैंने तुम्हारी स्त्री को नहीं निकाला, वह छोटी लड़की दूसरी थी जिसके साथ तुमने विवाह किया था और जिसके लिए रुपए दिए थे। यह सयानी जवान औरत दूसरी ही है जिसके साथ मैंने विवाह किया है और जिसके लिए रुपए दिए हैं। अब यदि दोनों इस तरह झगड़ते हुए आपके पास आवें तो आप किधर फैसला देंगे? फिर राजा ने कहा, मीनांदर ने कहा, पहले आदमी की ओर, क्योंकि वह लड़की तो बढ़कर ही सयानी हुई है। भंते, नागसेन कहता है, जो उत्पन्न है वह व्यक्ति है या दूसरा? न वह है और न दूसरा ही, न वही और न दूसरा ही। जब आप बहुत बच्चे थे और खाट पर चित ही लेट सकते थे, क्या आप अब इतने बड़े होकर भी वह हैं? महाराज, नहीं बनते, अब मैं दूसरा हो गया हूँ। महाराज, यदि आप वही बच्चा नहीं हैं तो अब आपकी कोई भी माँ भी नहीं है, कोई पिता भी नहीं है, कोई गुरु भी नहीं है, क्योंकि तब तो गर्भ की भिन्न भिन्न अवस्थाओं की भी भिन्न भिन्न माताएं होंगी। बड़े होने पर माता भी भिन्न हो जाएगी। शिल्प सिखाने वाला विद्यार्थी सीखने वाला दूसरा और सीखकर तैयार हो जाने पर दूसरा होगा। अपराध करने वाला दूसरा होगा और उसके लिए हाथ पैर किसी दूसरे का काटा जाएगा। भंते, आप इससे क्या दिखाना चाहते हैं? राजा मीनांदर ने कहा,
नागसेन महाराज, मैं बचपन से दूसरा था और इस समय बड़ा होकर दूसरा हो गया हूँ, किंतु वह सभी भिन्न भिन्न अवस्थाएं इस शरीर पर ही घटने से एक ही में ले ली जाती हैं। यदि कोई आदमी दिया जलावे तो वह रात भर जलता रहेगा न? महाराज ने कहा, रात भर जलता रहेगा। नागसेन महाराज, रात के पहले पहर में दिए की टेम अलग, टेम जो लो होती उसकी बात टेम थी, क्या वही दूसरे तीसरे पहर में बनी रहती है? नहीं बनती, बाती के लिए कह रहे। महाराज, तो क्या वह दिया पहले पहर में दूसरा, दूसरे और तीसरे पहर में और हो जाता है? नहीं बनते, वही दिया सारी रात जलता रहता है। महाराज, ठीक इसी तरह से किसी वस्तु के अस्तित्व के सिलसिले में एक अवस्था उत्पन्न होती है, एक लय होती है और इसी तरह प्रवाह जारी रहता है। एक प्रवाह की दो अवस्थाओं में एक क्षण का भी अंतर नहीं होता है, क्योंकि एक लय होते ही दूसरी उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण न वह वही जीव है और न दूसरा ही हो जाता है। एक जन्म अंतिम विज्ञान चेतना के लय होते ही दूसरे जन्म का यानी प्रथम विज्ञान उठ खड़ा होता है। भंते, जब एक नाम रूप से अच्छे या बुरे कर्म किए जाते हैं तो वे कर्म कहाँ ठहरते हैं? महाराज, कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली छाया की भांति वे कर्म उसका पीछा करते हैं। भंते, क्या वे कर्म दिखाए जा सकते हैं? यह यहाँ ठहरे हैं। महाराज, नागसेन कहते हैं, वे इस तरह नहीं दिखाए जा सकते। क्या कोई वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है जो अभी लगे ही नहीं हैं? नाम और रूप के संदर्भ में बुद्ध ने विश्व के मूल तत्वों को विज्ञान और भौतिक तत्व रूप यानी नाम और रूप में बांटा है। इनके बारे में मीनांदर ने पूछा, भंते, नाम क्या चीज है और रूप क्या चीज है? महाराज, जितने स्थूल चीजें हैं सभी रूप हैं और जितने सूक्ष्म मानसिक धर्म हैं सभी नाम हैं। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के बिना ठहर नहीं सकते, दोनों सदा साथ ही होते हैं। यदि मुर्गी के पेट बीज रूप में पेट में बच्चा नहीं हो तो अंडा भी नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा और अंडा दोनों के एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों एक साथ ही होते हैं। ये सदा से चला आया है। निर्वाण। मीनांदर ने निर्वाण के बारे में पूछते हुए कहा, भंते, क्या निरोध हो जाना ही निर्वाण है? हाँ महाराज, निरोध बंद हो जाना ही निर्वाण है। सभी अज्ञानी विषयों के उपभोग में लगे रहते हैं, उसी में आनंद लेते हैं, उसी में डूबे रहते हैं। वे उसी की धारा में पड़े रहते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, शोक करते हैं, रोते पीटते हैं, दुख बेचैनी और परेशानी से नहीं छूटते, दुख ही दुख में पड़े रहते हैं महाराज। किंतु ज्ञानी विषयों के भोग उपादान में नहीं लगे रहते, इससे उनकी तृष्णा का निरोध हो जाता है। उपादान के निरोध से आवागमन का निरोध हो जाता है, भव के निरोध से जन्म लेना बंद हो जाता है, फिर बूढ़ा होना, मरना, सभी दुख बंद हो जाते हैं। महाराज, इस तरह निरोध हो जाना निर्वाण है। मीनांदर ने पूछा, तो फिर बुद्ध कहाँ हैं? नागसेन महाराज, भगवान पर परम निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, जिसके बाद उनके व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। भंते, उपमा देकर समझाओ, उदाहरण देकर समझाओ। महाराज, क्या होकर बुझ गई जलती आग की लपट, यानी जो आग जल रही थी वो क्या होकर उसकी लपट का अंत हो गया, दिखाई जा सकती है? महाराज, क्या होकर बुझ गई जलती आग की लपट दिखाई जा सकती है? नहीं बनती, वह लपट तो बुझ गई। नागसेन ने अपने प्रश्नोत्तर से बुद्ध के दर्शन में कोई नई बात नहीं जोड़ी, किंतु उन्होंने उसे कितना साफ किया यह ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है। यहाँ हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि नागसेन का अपना जन्म हिंदी यूनानी साम्राज्य और सभ्यता के केंद्र सियालकोट के पास हुआ था और भारतीय ज्ञान के साथ साथ यूनानी ज्ञान का भी परिचय रखने के कारण ही वे मीनांद्र जैसे तार्किक का समाधान कर सके थे। मीनांद्र और नागसेन का ये संवाद इतिहास की उस विस्तृत घटना का एक नमूना है जिसमें कि हिंदी और यूनानी प्रतिभाएं मिलकर भारत की नई विचारधाराओं का आरंभ कर रही थी। तो ये था राजा यूनानी शासक यवन राजा मीनांदर और बौद्ध दार्शनिक नागसेन के बीच का संवाद। उम्मीद है इससे दर्शन का कुछ भाग आपको जरूर समझ में आया होगा। व्याख्यान सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी व्याख्यान भी मैं भारतीय चिंतन से संदर्भित आपके पास लेकर आऊँगा।
थैंक यू सो मच।